तो आज की क्लास हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लिखवाए होंगे। पहला था फिजिकल स्टेट, दूसरा था बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा था सॉल्युबिलिटी, चौथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पांचवा आइसोमेरिज्म। ऐसा मैंने आपको 4-5 पॉइंट लिखवाया था, जिसके अंदर शायद मैंने आपको फिजिकल स्टेट और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में शायद डिस्कशन करने ही वाला था या शायद कर रहा था। तो वो करते वक्त ही मैंने आपसे एक सवाल पूछा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप लोगों में से कुछ ने बताया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, जो आप लोगों को पता है, दैट इज कि जब कभी भी कोई सब्सटेंस का स्टेट क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, तो उस टर्म में उसे क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट तब होता है जब लिक्विड किस में, सॉलिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में, और जब लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन आपको पता थी पहले से। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े अब बड़े हो जाएं और थोड़ा सा बेटर डेफिनेशन आप ध्यान करें कि इससे अच्छा डेफिनेशन भी हो सकता है। और वो डेफिनेशन क्या है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और दैट इज इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर से बेटर टर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों एक बेटर टर्म है, वैसे ज्यादा अच्छा तो तब समझ में आएगा जब अगले साल मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है कि कैसे आप प्रेशर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर से आप टेम्परेचर को वेरी करा सकते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से। खैर, मेरा कंसर्न वो नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट लास्ट क्लास में लिखा था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वीकर होते हैं किससे, कोवेलेंट कंपाउंड से। रीजन ये बताया होगा मैंने कि आयनिक कंपाउंड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, whereas कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल बॉन्ड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स। इस हिसाब से आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लैटिस एनर्जी के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी के ऊपर। जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा, वो उतना ज्यादा आयनिक कंपाउंड होता है और करस्पॉन्डिंगली उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से अगर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो कोवेलेंट तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो और ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इनवर्सली होता है किसके, मेल्टिंग पॉइंट है। यानी जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कम, या अगर किसी का कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या देखे जाते हैं, कम देखे जाते हैं। अब मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि क्यों ऐसा डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल रहा है, कि होना तो चाहिए था इसका इससे भी ज्यादा, पर यहां पर कम क्यों हो रहा है। तो उसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज, जब कभी भी आप किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में भेजते हैं, दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब आप उसको सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैं एग्जांपल अभी देना चाहता हूं। सपोज करिए एक कोई कोवेलेंट कंपाउंड ले लें, जैसे सपोज करिए मैं CO2 लेता हूं। दिस इज वन ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड एज CO2। अब CO2 जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये दूसरे एक और CO2 के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो मान लीजिए इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज है, इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज है, यहां पर आपका कार्बन है, इसके ऊपर इस प्रकार से यहां पर भी क्या होगा, डेल माइनस, और इनके बीच में क्या होगा, एक छोटा सा वीक वैंडरवॉल फोर्सेस डेवलप होगा। किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो क्या उसका केमिकल फॉर्मूला बदलता है, उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बदल रहा। यानी जब आप इसको हीट करेंगे, क्योंकि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइदर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। कन्वर्ट तो यही करना है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। कन्वर्जन तो यही होना है। आप जब इसको हीट दे रहे हैं तो हीट देने पर ये किस में कन्वर्ट होगा, अगर मैं मान रहा हूं कि ये लिक्विड है, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं ये लिक्विड है, तो जब आप इसे हीट देंगे तो ये कन्वर्ट किस में होगा, गैसियस CO2 में कन्वर्ट होगा। गैसियस CO2 का भी बॉन्ड तो यही होगा ना, बॉन्ड तो नहीं चेंज होगा, बॉन्ड चेंज होगा। तो आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ा, CO2 के बीच का बॉन्ड तोड़ा, कि CO2 में जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड था वो बॉन्ड तोड़ा।
यानी जब कभी भी हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, यानी कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते हैं और उसकी जब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या मैं CO2 के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड दो ही प्रकार का हो सकता है, आइदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, आइदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या फिर वो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होता है। वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस, इन्हीं दोनों तरह का बॉन्ड हो सकता है। अब ये अगर मैं खुद ही कह रहा हूं कि कौन सा बॉन्ड है, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस है, तो इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ऑब्वियसली कम चाहिए। तो अगर किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। क्यों? जब कभी भी हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ आइदर हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक वैन डर वाल फोर्सेस। चूंकि वो बॉन्ड वीक है तो उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी, और उसकी वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। वेयर जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा उसको तोड़ने में उतना ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? यहां पे हम डायरेक्टली क्या बॉन्ड तोड़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं, पर यहां पे कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, वी आर नॉट ब्रेकिंग दी कोवेलेंट बॉन्ड, वी आर ब्रेकिंग दी बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि हमेशा कौन से बॉन्ड से बना होता है, वीक बॉन्ड से बना होता है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड और। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच का वीक वैन डर वाल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको तोड़ के हम उसको फेज चेंज करते हैं, चाहे आप उसे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो या लिक्विड से गैसेस। तो अगर कोई आपसे इस तरह का असर्शन रीजन का सवाल पूछ ले कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्टिल देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज लोअर, व्हाई? द आंसर विल बी मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन या बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आयनिक बॉन्ड is defined in terms of lattice energy, whereas melting point in terms of covalent bond is not defined in terms of bond between the atoms, rather it is defined in terms of bond between the molecules, and bond between the molecules are either hydrogen bond or weak van der Waals forces, जो कि always क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड से तो कमजोरी होगा, और आयनिक बॉन्ड से अगर कमजोर हुआ तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट इसलिए क्या रहती है, कम रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चल के मैं आपको फेजांस रूल पढ़ाऊंगा, फेजांस रूल में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, जहां पे आपको, तो वहां पे जब पूछूंगा तो ऐसे मुंह खोल के नहीं बैठना, उसको बताना है कि सर आपने हमें बताया हुआ था, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको डिकोड कर सकते हैं। लिखिए फिजिकल स्टेट। हाँ, एक बार आप बोले थे वो चार्ज वाला बात, कौन सा चार्ज? कि मतलब आयोनिक बॉन्ड को भी जब डिसोसिएट करते हैं तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, और जब कोवेलेंट को भी डिसोसिएट करते हैं आयोनिक की तरीके से तोड़ते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका वो तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट दिया होगा, कल लास्ट क्लास की कह रहे हैं क्या? हाँ, तो लास्ट क्लास में तो आपको गुमराह करने के लिए मैंने कुछ कुछ बताया होगा, ताकि आप यहां तक किसी भी कीमत पे ना पहुंच पाए, क्योंकि ये अगर आप बता देते तो फिर मेरी इज्जत ही क्या रह जाती है। तो इसलिए मैंने आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारे तिकड़म दिए होंगे कि अच्छा देखिए ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, इसको भी ऐसे तोड़ रहे हैं, इसको भी ऐसे तोड़ रहे हैं, तो फिर तो आपके मन में ना, आप मेन जगह ना जाके आप क्या करते हैं, वो राउंड राउंड ऐसे घूमते रहते हैं, और एक दिन आपको इसलिए घुमाने के लिए कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दिया था इसलिए। और एल्स वो वाला जो पॉइंट मैंने कहा होगा ना कि कोवेलेंट कंपाउंड भी आयनिक बॉन्ड की तरह टूटते हैं, या क्यों मैं उसे AlCl3 को कोवेलेंट बॉन्ड से दिखा रहा हूं, मैं उसे Al3++ थ्राइस ऑफ Cl-, फैजान रूल में क्लियर करूंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो ना घुमाने के लिए आपको थोड़ा सा कि आप मतलब एक ही बार में डायरेक्टली आंसर तक ना पहुंच पाए, तो ये तो टीचर का काम ही होता है ना, अगर कुछ वो नहीं आपके जहन में इस तरह का कोई बात डाल देगा तो आप फिर तो एकदम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे वहां तक। लेकिन अभी आपको क्या 3-4 आर्ग्यूमेंट दे दिया, आप मन में सोच रहे ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला, और आंसर वहां तक आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो लिखना स्टार्ट करिए। पहले लिखिए फिजिकल स्टेट, द कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, ये लिखवा चुके। सेकंड लिखिए बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, जनरली ये भी लिखवा दिया, वो स्टेटमेंट लिखवा दिए, उसके नीचे तब आप ये वाला पूरा आर्ग्यूमेंट लिख लीजिए, या मैं स्टेटमेंट में लिखाता हूं, लिखिए in case of ionic compounds the melting point is, in case of ionic compound the melting point is
decided, the melting point is decided by the lattice energy, the lattice energy. Therefore, more the lattice energy, more is the melting point. Therefore, more the lattice energy, more is the melting point. Whereas in case of covalent compounds, whereas in case of covalent compounds, whereas in case of covalent compounds, the melting point or boiling point is decided not on the basis of bond between the atoms, not on the basis of bond between the atoms, rather on the basis of, not on the basis of bond between the atoms, rather on the basis of bond between the molecules, bond between the molecules which are either hydrogen bonding or weak van der Waal forces, either hydrogen bond or weak van der Waal forces, weak van der Waal forces, either hydrogen bond or weak van der Waal forces, which is easier to break, which is easier to break. Therefore, कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका कोवेलेंट बाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है. देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड हैव लेस या लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट. देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट. तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, कम होता है. गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं? सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया होगा, वो आंटी वाला एग्जांपल दिया होगा आपको कि वो दिल खोल के और बेडरूम तक का रास्ता ट्रेवल कराना और एक जगह जहां पे आप वो कह रहे हैं नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम लगेगा. होप कि वो याद है आपको. तो सॉल्युबिलिटी इज, मैंने ये भी बताया होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बीच का एक रिलेशनशिप लिखवाए थे क्या, कि किसी का अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, देन ओनली दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर या सॉल्युबल इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट. लिखवाए थे ये सब, जरूर बताए होंगे. एक सोडियम बनाया होगा, उसके चारों तरफ ऑक्सीजन को घुमाया होगा और ऐसे करके एक डिजाइन बनाए थे. थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा होगा आपको, किए हुए ना, तो वहां पे मैंने लिखवा दिया है आपको कि लैटिस एनर्जी जो है वो किस, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप लिखे होंगे, जहां लिखा होगा हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, वही आपका ये होता है. ये किसके केस में बताया? आयनिक बॉन्ड के केस में. अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होता है. कैसे, मैं बताता हूं आपको. मैंने अभी जैसे ये दिखाया आपको. अब मान लीजिए कोई यही कंपाउंड है, सपोज करिए, मैं इसी की बात करता हूं. सपोज करिए ये आपका अल्कोहल ले लेते हैं. अल्कोहल के साथ तो थोड़ा आसान भी होगा आपके लिए समझना कि अल्कोहल में पानी मिला के डालते हैं ना. नहीं, एक्सपीरियंस है हर चीज का. मैंने तुम्हें भी बहुत कुछ पता है, तो सबका एक्सपीरियंस कर लियो क्या? नहीं ना. तो मतलब हर चीज एक्सपीरियंस की नहीं रहती है, बहुत कुछ नॉलेज से भी आ जाता है. तो नॉलेज वाली बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाली नहीं. अब ये देखिए, ये आपका क्या है, अल्कोहल है. दिस इज योर अल्कोहल एंड दिस इज योर वाटर, दिस इज योर वाटर, दिस इज योर वाटर. ये आपका क्या है, पानी है. अब देखिए क्या होता है, इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज आएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज आएगा बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव. इस प्रकार से अल्कोहल और पानी के बीच में एक इस तरीके का हमेशा क्या डेवलप होते रहता है, बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसके अंदर आपका, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसके अंदर आपका आसानी से वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस तरह से वो सॉल्यूबल हो जाएगा. तो जितने भी आपके कंपाउंड है, जो कोवेलेंट कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड आपस में इसी प्रकार से एक दूसरे से क्या करता है, जुड़ता है. क्यों भाई, यहां पे मान लीजिए इसके ऊपर डेल माइनस है, इसके ऊपर डेल प्लस, तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया. यहां पे क्या बना, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या कर लेगा, पकड़ के रखेगा. जितना ज्यादा उसको पकड़ के रखा जा सकता है उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच दो सॉल्वेंट है वो उसको कितना ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है. तो यहां पर जो पकड़ता है किसी भी एक सॉल्यूट को, एक सॉल्वेंट,
वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड से ज्यादा होगी, पर आयनिक कंपाउंड से रिलेटिवली कुछ कम होगी, लेकिन होगी। किसके लिए? कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। लिखिए, अ कोवेलेंट कंपाउंड बीइंग नॉन पोलर इन नेचर, ए कोवेलेंट कंपाउंड बीइंग नॉन पोलर इन नेचर are generally insoluble, are generally insoluble, are generally insoluble। तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर ही होता है, कुछ ही होते हैं जो पोलर होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है। तो जनरली दे आर नॉन पोलर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। व्हेन एज अगर नॉन पोलर होंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व करेंगे, whereas these are soluble in non-polar solvents such as benzene and CH2Cl2 full stop, paragraph change। for polar covalent compounds, the solubility depends on the weak hydrogen bond and hence polar covalent compounds are sparingly soluble in water। polar covalent compounds are sparingly मतलब थोड़ा थोड़ा soluble in water, तो वो वाटर में थोड़ा थोड़ा soluble होता है। Got it? Next is electrical conductivity। as हम लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। अब ये नॉन पोलर हैं तो इसमें कंडक्टिविटी का तो कोई स्कीम ही नहीं है। Whereas सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करता है? कंडक्ट करता है, दैट इज ग्रेफाइट। तो लिखें, द कंडक्टिविटी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर almost nil, whereas few of the compounds which are either polar, or a special case of carbon, a special allotrope of carbon, or a special allotrope of carbon, that is graphite shows conductivity because of the bond strength, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 bonds have equal strength, ब्रैकेट में लिखिएगा 3 bonds have equal strength, whereas the fourth bond is relatively weaker, वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही उसकी कहानी डिपेंड करती है। शायद ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा होगा कि किसी भी ये जो ग्रेफाइट के अंदर ये जो बॉन्ड का कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो कहां से आती है? उसके स्ट्रक्चर से आती है। स्ट्रक्चर से कैसे आती है मैं अभी आपको बताता हूं। सपोज करिए ये आपका कार्बन है तो इसके 3 बॉन्ड तो एक ही प्लेन पर हैं, पर जो इसका चौथा बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है। तो इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है और इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ किसी का अगर ज्यादा होता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। एज
बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ अगर किसी का बहुत ज्यादा है तो मैं क्या कह सकता हूं, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और अगर किसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो वो आसानी से क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। और अगर ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बहुत स्लाइट एनर्जी देने पर ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर गया तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में पैदा हुआ वो क्या करने लग जाएगा, कंडक्ट करने लग जाता है। तो ग्रेफाइट एक स्पेशल केस है जहां पर इस प्रकार से आप कंडक्टिविटी देख सकते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें, इस प्रकार से ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। दीज आर दी टू लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज लेयर नंबर 1 एंड दिस इज लेयर नंबर 2। दो लेयर्स के बीच में इस प्रकार की कहानी आपको देखने को मिलती है। अगर आप चाहेंगे तो बाकी कार्बन्स को भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, जहां पे जो चौथा बॉन्ड है वो आपको दिखाई देगा कि वो क्या है, वीक बॉन्ड है। ये जो चौथा बॉन्ड है ये रिलेटिवली बहुत ज्यादा वीकर बॉन्ड होता है। जो फोर्थ बॉन्ड होता है काफी वीक बॉन्ड है, तो इसको भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये चौथा बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड है। तो वीकर बॉन्ड जो होता है उसकी वजह से ये जो फोर्थ बॉन्ड है ये वीकर बॉन्ड है, और ये बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो तीन बॉन्ड तो एक ही लेयर के में बनाते हैं, चौथा बॉन्ड जो है वो दूसरे लेयर में बनता है। क्योंकि वो दूसरे लेयर में बना हुआ है तो उसका स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम है, बिकॉज उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो इसको तोड़ने में बहुत थोड़ी सी एनर्जी लगती है और फटाक से वो क्या कर जाता है, टूट जाता है। गॉट इट? हाँ, नॉन पोलर को रिसेप्टिव करता है कि नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर को डिसॉल्व कर सकता है। देयर इज नो एज सच कोई बॉन्डिंग नहीं होती। जो इनके अंदर बॉन्ड होती है वो होती है डाइपोल इंटरेक्शन। दो डाइपोल बनेगा, वो भी बहुत क्षणिक। जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के प्रेजेंस में आता है तभी वो इस तरह बिहेव करता है। तो बहुत रिलेटिवली वेरी 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 वीक बॉन्ड। मैंने आपको डाइपोल का एग्जांपल अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान हो आपको, तो मैंने आपसे कहा होगा कि आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वो एग्जांपल कुछ दिया था कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका ये वाला बर्थ है, सामने एक और कोई बर्थ है, वो वाला एग्जांपल नहीं दिया। ठीक है, मैं देता हूं वो एग्जांपल जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, जो कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलता है। गॉट इट? उसके नीचे लिखें, देयर आर 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। देयर आर 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। देयर आर 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। देख लीजिएगा, यहां पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है, ये 124 पिकोमीटर है, वेराज ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 155 पिकोमीटर है। 124 पिकोमीटर और 155 पिकोमीटर में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से ये काफी आसानी से टूट जाता है। देयर आर 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। देयर आर 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। पहला, बीइंग अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Being a non-metal, it is a good conductor of electricity. Second, they are slippery in nature because of fourth bond is relatively weaker bond. They are slippery in nature. आपने देखा होगा कई बार अगर आप कोई पेंसिल आर्ट करते हैं और पेंसिल आर्ट करने के बाद अगर आपने उसको पेंसिल से स्केच किया और उस स्केच के ऊपर अगर आपने हाथ अपना फेर लिया है तो आप ब्लैक कलर का एक दाग आपके हाथ में आता है और वो इतना ज्यादा स्लिपरी हो जाएगा कि वो काफी पाउडर वो स्लिप एक उंगली दूसरी उंगली के ऊपर काफी आसानी से स्लिप कर दिया। वेरएज बिना कुछ किए अगर आप स्लिप कर रहे हैं तो आपको घर्षण सुनाई देगा, क्योंकि आपके हाथ में सब वो डिजाइन बना हुआ ना, तो वो डिजाइन के साथ क्या करेगा, घर्षण करता है। लेकिन अगर वो गैप फिल हो गया बाय दैट पाउडर तो वो बड़ी आसानी से लगेगा कि एज इफ दे आर एक्टिंग एज ए ल्यूब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट का एक और नेचर है, गुड कंडक्टर तो है ही, बीइंग अ नॉन मेटल, वो एक बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम करता है। तो दे आर स्लिपरी इन नेचर because of fourth bond is relatively weaker in nature and hence can be used as lubricant and hence can be used as lubricant. They are slippery in nature because of fourth bond is relatively weaker in nature and hence they are slippery and hence they can be used as lubricants. Last point, melting and boiling point are relatively higher. Melting and boiling point are relatively higher because of interlocking hexagonal structure.
इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से ये इंटरलॉक्ड है, जिसकी वजह से इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो बॉन्डिंग हो रहा है, तो वो अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जा रहा है तो इसका मतलब उसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और अगर बॉन्ड का तोड़ना डिफिकल्ट है इसका मतलब उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट लिखे आइसोमरिज्म। लास्ट पॉइंट लिखे आइसोमरिज्म। व्हाट इज एन आइसोमर्स? Ions or compound having same molecular formula but different structural formula is known as isomers, and the property is known as isomerism. लिखिए, ion or compounds having same molecular formula but different structural formula or spatial arrangement, different structural formula or spatial arrangement. What do you mean by spatial arrangement? Space में atoms का arrangement, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है किस प्रकार से कोई कंपाउंड एक दूसरे से क्या है, अरेंज्ड है स्पेस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स करते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्पेशियल अरेंजमेंट इज कॉल्ड SPATIAL, स्पेशियल अरेंजमेंट इज कॉल्ड आइसोमर्स, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज आइसोमरिज्म, and the property of compound is known as isomerism, and the property of compound is known as isomerism. इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है C3, this is C3H7Cl, और ये भी लिखा हुआ है C3H7Cl। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है बट दे स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। एक का क्लोरीन इधर लगा है और एक का क्लोरीन बीच में लगा हुआ है, सेम molecular formula but different structure. These are called as isomers. These are called as isomers. एक और एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये दोनों अलग अलग हैं। एक एग्जांपल है, सपोज करिए CH3CH2OH, और एक एग्जांपल है CH3OCH3। इसका फॉर्मूला देखिए। अच्छा, इस तरह का जो आइसोमरिज्म दिखाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमरिज्म। This is called as position isomerism. और अभी जो नीचे लिखा है this is called as functional isomerism. This is called as functional. There are so many types of isomerism. We'll discuss this in very elaborative manner or in detail when we'll be reading the general concepts of chemistry. Isomerism, general concepts of organic chemistry में जब पढ़ेंगे तो इसे मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में आपको। इसका फॉर्मूला देखा जाए, यह है C2H6O। इसका फॉर्मूला देखा जाए, यह है C2H6O। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्कोहल, वेयर एज दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ईथर्स। तो ये ईथर है, ये अल्कोहल है, पर दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट सॉरी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चरली दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर सेम विथ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर्स। एक और एग्जांपल देता हूं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस का नाम सुने हैं? यहां देखिए, C डबल बॉन्ड C, इस तरफ H इस तरफ Cl, इस तरफ H इस तरफ Cl। एक ये भी कंपाउंड है, C इस तरफ H इस तरफ Cl, और यहां पे इस तरफ Cl इस तरफ H। बोथ हैव सेम फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C2H2Cl2। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C2H2Cl2, बट दिस इज सिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज ट्रांस स्ट्रक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस स्ट्रक्चर एंड ट्रांस स्ट्रक्चर? इज सिस और ट्रांस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सिस के दोनों बल्कियर ग्रुप एक साइड पर होते हैं और ट्रांस के दोनों बल्कियर ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं। तो डबली बॉन्डेड जो आपका कार्बन होता है उसके अंदर जो ट्रांस ग्रुप है उसमें अपोजिट साइड पर बल्कियर ग्रुप है, सिस स्ट्रक्चर जो उसमें दोनों सेम साइड पर है। इस तरह के स्ट्रक्चर को भी हम क्या बोलते हैं? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस में जो इसका अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमर्स। इसको भी आइसोमर कहते हैं। और इस तरह का जो आइसोमरिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो, STREO, स्टीरियो आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म, दिस इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं जो आपको बताएगा कि स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग किसे कहते हैं।
अभी तो पढ़ाए नहीं है ना, अभी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि जीओसी में पूरा आइसोमरिज्म एक टॉपिक है जो कि लगभग 15 दिन 20 दिन में कंप्लीट होता है, और आप कह रहे हैं अभी 5 मिनट में बता दीजिए। जैसा बोलिए, मैं आज ही बता दूंगा, फिर उस टाइम छोड़ दूंगा। हाँ, तो फिर उसी टाइम पढ़ा देंगे। खैर, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज एक और बॉन्ड है जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, मैंने आपको ये बताया क्या, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? हैव वी डिस्कस एनीथिंग अबाउट डाइपोल मोमेंट? नहीं, नाम सुने हैं। डाइपोल मोमेंट वैसे आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, जब आप फिजिक्स में, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, पर उसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में आता है। तो अभी केमिस्ट्री में मैं शायद अगली क्लास में आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा। आज हम लोग क्या करते हैं, सारे पहले बॉन्ड पढ़ लेते हैं, जितने भी बॉन्डिंग हम लोग को पढ़ने हैं वो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से कोवेलेंट कंपाउंड पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड कंप्लीट हो गया तो उसके नीचे बस एक बात आप लिख लीजिए, एक बात लिख लीजिए, इन सिस फॉर्म, इस सिस और ट्रांस के नीचे लिखें, इन सिस फॉर्म देयर इज ह्यूज रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जनरली ऐसा देखा गया है कि ट्रांस स्ट्रक्चर आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन सिस स्ट्रक्चर, ऐसा जनरली देखा गया है। रीजन उसका क्या है, जो मैंने आपको बताया कि ये बल्कियर ग्रुप है। अगर ये बल्कियर ग्रुप है तो दोनों बल्कियर ग्रुप मान लीजिए अगर एक ही साइड पर हैं, बोथ द बल्कियर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। वेयर अगर बल्कियर ग्रुप दूर दूर रहेंगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा होता है, पहला। दूसरा, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की रखने की क्षमता ज्यादा है, यानी दो औरतें एक ही घर में रह रही हो, समथिंग लाइक दैट। यहां पे भी दो औरतें एक ही घर में रह रही हैं, पर फ्लोर अलग अलग है, एक इधर रह रही है, एक उधर रह रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो लड़ाई होने की संभावना कम है। यहां पे एक ही फ्लोर में एक ही साथ दोनों किचन में घुस गई, हम समझिए एक रोटी बना रही होगी, उसी टाइम पे एक सब्जी बना रही होगी, तो बाहर जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा होगा सब्जी रोटी नहीं बन रहा है, कुछ महाभारत युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही साइड लगी हुई हैं, एक ही काम अगर दोनों करने लगेगा कहानी गड़बड़ होगा। तो सिस इज ऑलवेज लीस्ट स्टेबल एंड ट्रांस इज ऑलवेज मोर स्टेबल। लड़कियों के बारे में बोला क्योंकि रिलेटिवली समझना आसान हो जाता है, लड़के लोगों का ज्यादा झगड़ा नहीं होता है। आपने देखा होगा एक ही ऑफिस में कितने सारे लोग काम करते रहते हैं, नहीं किचन वाला एग्जांपल नहीं, इसलिए तो मैं ऑफिस बोल रहा था। एक ही जगह पे कितने सारे लोग काम करते थे, कब देखा आपने वहां झगड़ा हो रहा है? कभी नहीं होता, और झगड़ा होगा तब तो फिर भयंकर हो जाएगा। लेकिन जनरली ऐसे झगड़ा नहीं होगा जैसे लड़कियों के बीच में होता रहता है, झोटा झोटोवल एक दूसरे का। वही है, ऑब्वियसली होना ही है। तो अब ये जो सिस स्ट्रक्चर है, ये सिस स्ट्रक्चर में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेम साइड पर हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, लीस्ट स्टेबल। व्हेयरएज जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना दूर रहे उतना अच्छा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इन सिस फॉर्म देयर इज अ ह्यूज रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ह्यूज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। Due to this repulsion, the cis form is highly unstable. Due to this repulsion, the cis form is highly unstable. Whereas in case of trans structure, the electronegative group are on the opposite side to each other, whereas in trans structure the electronegative groups are on the opposite side of each other, due to which the repulsion is minimized, and dipole moment is cancelled out, dipole moment क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये सारा एग्जांपल आपने बना लिया है ना, ये सब बना लिया है। चलिए इसका डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा डाइपोल मोमेंट के बारे में एक रफ आइडिया हो जाए।
फिर हम लोग तो खैर डिटेल में पढ़ेंगे इसे। देखिए ये हमारा कार्बन है, ये डबल बॉन्ड C, इस तरफ H लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ है, इधर H है, इधर Cl है, तो यहां पर एक डाइपोल क्रिएट होगा और यहां पर भी एक डाइपोल क्रिएट होगा। डाइपोल मतलब जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। वेयरएज एक स्ट्रक्चर ये भी है जहां पर इस प्रकार से Cl लगा हुआ और इधर क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से Cl लगा है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, डाइपोल मोमेंट इधर, इस तरफ डेल माइनस, इस तरफ डेल प्लस, डाइपोल मोमेंट इधर, आपस में दोनों एक दूसरे का डाइपोल को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर वेयर दिस इज अ अनस्टेबल स्ट्रक्चर। आइए लग रहा है डाइपोल मोमेंट हाउ इट डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हेडिंग डालें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन दोनों को लिखिए जल्दी जल्दी और उसका लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कभी बताए हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरीके से एक राजा है और एक रंक है, एक राजा है और एक रंक है। राजा के पास बहुत ज्यादा पैसा है, अपने सारे मतलब मूलभूत जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर लेने के बाद अगर उसके पास एडिशनल कुछ पैसा है तभी ना आप दान करते हैं। दान कब, कोई कब किस सिचुएशन में करता है, जब आपका अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल हो रहा है, एडिशनल बच गया आप दान कीजिएगा। अभी आप खुद ही खा पी नहीं पा रहे हैं, अभी उधार का सेटिंग चल रहा है आपका, और आप क्या किसी को दान देंगे? अरे जो दान भी दीजिएगा तो वो गाली देगा, मतलब लोग सुनेगा भी तो गाली देगा, अपने उधारी है उसके यहाँ डेली तगादा आ रहा है, ये बेटा दानीकरण बना हुआ है। तो जब कभी भी कोई दान देता है उसी कंडीशन में देता है कि उसके सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो गए। ठीक उसी तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक ऐसा है जहां पे वो राजा है, राजा के पास अथाह पैसा है, अथाह पैसा होने की वजह से वो किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है पैसा। तो यहां पर राजा उसको मानते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वंस योर ऑक्टेट इज कंप्लीट, और सामने वाले के पास आप देख रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो राजा अपना इलेक्ट्रॉन ऐश करो, कीप द चेंज। मैंने चाय पिया, 500 का नोट दिया, बोला कीप द चेंज। भाई राजा वही है ना, चलिए तुम कटिंग चाय लेने गए 10 रुपए की, और जब उसने वो लेके आया वेटर चेंज, तो कीप द चेंज। ये राजा वाला रईसों का जो लक्षण है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा एक मेटल जो थोड़ा रईस काइंड का है। रईस काइंड का मतलब वो 500 का रुपया चाय दे रहा है, उसको कह रहा कीप द चेंज, तो रखो यार ऐश करो, ऐसा उसको रिटर्न का भी आशा नहीं है कि कुछ देगा वापस, नहीं। ऐसा कोई कंपाउंड जब बनता है, ऐसा कोई बॉन्ड जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कंडीशन याद रखिएगा, जब कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 2-3 बातें हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बहुत इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना है। पहला, सामने वाला गरीब होना चाहिए, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, गरीबी के साथ साथ उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो पैसा लोगे लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है, पैसा लोगे लेकिन तुम खर्च करना नहीं जानते हो, तो तुम पैसा लोगे तो उसको रखने का भी तेरे पास उपाय होना चाहिए, यानी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मैंने खर्चा करने, मैं बैंक खाता बोल रहा हूं, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगर मैं दान दे रहा हूं तो तुम वो दान लेने के लिए तेरे पास जगह भी तो होना चाहिए, तो तुम वैकेंट ऑर्बिटल रखना चाहिए। तो पहला, जो दान दे रहा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जो दान ले रहा है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और तब जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो मैंने शायद सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आपसे बात किया होगा, नहीं भी किया तो वीबीटी में और डिटेल में करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, पाई बॉन्ड किसे कहते हैं। वैसे याद रखिएगा, पहला बॉन्ड जो कोई भी बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, एंड देयर आफ्टर जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कार्बन और कार्बन में पहला बॉन्ड सिग्मा, कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 पाई। पहला बॉन्ड जो बनता है वो क्या बनता है, सिग्मा। उसके बाद के जो बॉन्ड बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो ये बस इतना ही ध्यान रखिए, अभी वीबीटी के बाद तो मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंडीशन ध्यान रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाने वाला मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सामने वाले एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, साथ साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होनी चाहिए। इस केस में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, व्हेनेवर अ केमिकल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब जो जिसका ऑक्टेट पूरा है वो अपना ऑक्टेट को छोड़ के किसी और को क्यों देगा? बोल तो रहा हूं, मान ली मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं देख रहा हूं कि मैं तो अब खुश हूं,
पर मेरे सामने कोई बहुत गरीब आदमी आ गया, ठीक है यार चलो रखो। तो ऐसे जब बॉन्ड बनता है इस सिचुएशन में, उसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। वो अपनी स्टेबिलिटी को कॉस्ट पे रख के कि मेरे से ज्यादा जरूरत अभी पैसे की इसको है, तो अपने स्टेबिलिटी को ताक पे रख के कह रहा पहले इसको स्टेबल कर दे, क्योंकि ये अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी की इसको, मैं तो बहुत देर से स्टेबल था। और एक्चुअली इट इज शेयरिंग ओनली नो, तो शेयरिंग हो तो मेरे में भी गिनाएगा उसमें भी गिनाएगा। मैंने आपको लिखवाया होगा ना बॉन्ड फॉर्मेशन दो ही प्रकार से होते हैं, या तो ट्रांसफर होगा नहीं तो शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर 2 पॉइंट लिखवाया होगा, या तो अनइक्वल शेयरिंग हुई नहीं तो इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट, अनइक्वल शेयरिंग हुई तो कोऑर्डिनेट। तो ऐसा नहीं कि उसका उसके उसमें नहीं गिना रहा, गिनाएगा तो यहां भी गिनाएगा वहां भी। पर जो राजा है वो अगर दे भी रहा है तो किसी एक्सट्रीम कंडीशन में देख के कि यह बहुत गरीब है, इसको देना अनिवार्य है और मेरे बगल में आ गया है। भाई दोनों का एक साथ आना भी तो जरूरी है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी रखा है और मेरे बगल में भी है, याचक बन के आया हुआ है, तो मेरे दिन चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए तुम भी ऐश करो। वो जो एग्जांपल आप दिए थे H2SO4 में जो S में आप कोऑर्डिनेट से ही दे रहा था वो उसको, तो उसे क्या, वो ऊपर वाले के पास 6 था, 2 इसने दे दिया तो 8 हो गया, और इसके पास भी 2 था, इसने 2 दिया तो इसी का है, तो इसका भी 8 हो गया। इस प्रकार से, खैर वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। व्हेनेवर अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन विच both bonded atom share electrons, both bonded atoms share electrons unequally between them is known as coordinate or dative or directional bond. Coordinate or डेटिव और डायरेक्शनल बॉन्ड, इसी को कोऑर्डिनेट और डेटिव और डायरेक्शनल बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट और डेटिव और डायरेक्शनल बॉन्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल बॉन्ड? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डोनेट करता है। मैं एग्जांपल देता हूं एल्युमिनियम का, AlCl3 ये कंपाउंड है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस, तो इसके ऊपर 3 डेल प्लस। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट में है। दूसरा, एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 3d0। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अगर मान लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल भी जा रहा है, नहीं भी यहां पे तो निकलने का स्कीम नहीं है, क्योंकि यहां तो आयनिक बॉन्ड बन नहीं रहा है, यहां तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन भी जाए तो भी यहां पे डी ऑर्बिटल तो पूरा का पूरा क्या है, खाली है, तो डेफिशिएंट वो वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइंग। थर्ड कंडीशन, बगल में एक ऐसा एलिमेंट आ जाए, एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसका अपना ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब इसके बगल में ही आ गया तो इसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने लोन पेयर को उसको क्या कर दिया, डोनेट किया। ऐसा जब बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली एन एरो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑलवेज बोथ साइड शेयरिंग होता है, तो इक्वल शेयरिंग है इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट होता है। वेयर यहां पर क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे रहा है। दिस इज अनइक्वल शेयरिंग, वेयर दिस इज इक्वल शेयरिंग, वेयर दिस इज इक्वल शेयरिंग। तो इस प्रकार से इक्वल और अनइक्वल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डायग्राम बनाने के नीचे लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड। coordinate bond is equivalent to covalent bond and can be counted as sigma bond, can be counted as sigma, इसे भी हम सिग्मा ही बोलते हैं। तीनों कंडीशन याद रखिएगा। डोनर का कंडीशन है, डोनर ऑक्टेट क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर,
PRESENCE, प्रेजेंस ऑफ SE और CE, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और एक्सेप्टर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? पहला डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वैकेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ये चारों कंडीशन जब फुलफिल होगा तभी वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लिखें, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरो, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एरो फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की ओर। Got it? चार कंडीशन क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए। और दो एग्जांपल मैं इसका आपको दे देता हूं, एक H3O+, एक NH3+। कंडीशन लिख लिए आप लोग? ये डायग्राम बना लिए? नहीं, ये कंडीशन लिखते हैं। हाँ, कंडीशन लिखिए। तब तक मैं H3O+ का स्ट्रक्चर बना देता हूं। H3O+, H3O+ क्या होगा? H+ मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने देखा वहां पे क्या बना हुआ है? वाटर बना है। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन, ऊपर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3O+। एंड एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं NH4+ का। होप कि आप लोगों ने ये दोनों लिख लिया होगा। ये लिख लिए, डोनर और एक्सेप्टर की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो अगला जो कंपाउंड है दैट इज NH4+। NH4+ में अगेन हाइड्रोजन प्लस है, इधर नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया। इसे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनता है, जहां पर ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड इसको ऐसा इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको भी हम सिग्मा की तरह काउंट करते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्ट्रक्चर, बोथ आर दी करेक्ट स्ट्रक्चर। गॉट इट? कोई दिक्कत? हेडिंग डालें मेटालिक बॉन्ड, हेडिंग डालें मेटालिक बॉन्ड। ये दोनों स्ट्रक्चर बना लिया आपने, हेडिंग डालें मेटालिक बॉन्ड। अगली क्लास में मेटालिक बॉन्ड, वीक वैन डर वाल फोर्सेस और कॉसल लुइस अप्रोच के द्वारा जो प्रकार प्रकार के कंपाउंड हैं उनका स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसका हम लोग कल पूरा का पूरा हिसाब किताब देखेंगे। तो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह गए, एक मेटालिक बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का लास्ट बॉन्ड है, और एक आपका वीक बॉन्ड जहां पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक वैन डर वाल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसको पढ़ते हुए कल की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर कैसे किसी भी कंपाउंड का ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।